नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशरी चैनल पे आपका स्वागत है। आईपीसी के थर्ड सेशन का 5वां वीडियो है। थर्ड सेशन में आपको धारा 107 से लेकर के 298 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जा रहा है। तो इसका 5वां वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से। क्या 81 में निम्नलिखित में से राजद्रोह के रूप में दंडनीय कौन सा है? तो राजद्रोह के रूप में दंडनीय कौन सा अपराध है, इसी को पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, सरकार को उलट देने के लिए उसकी कठोर आलोचना करना। ओके, ऑप्शन बी, लोगों को विधि और विधिक प्राधिकारों का अज्ञानवर्तन समाप्त करने को उत्प्रेरित करना। ऑप्शन सी, सरकार की नीति पर प्रचार आक्रमण करना। ऑप्शन डी, मंत्रियों को पद से हटाने का प्रयत्न करना। मैं आपको बता दूं, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है उत्तराखंड सिविल जज 2002 तथा यूपीएससी 2007 में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें से कौन है जो राजद्रोह के रूप में दंडनीय है? जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार का अज्ञानवर्तन समाप्त करने के लिए उत्प्रेरित करना। यह क्या है? राजद्रोह के रूप में दंडनीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। लोगों को विधि और विधिक प्राधिकार के अज्ञानवर्तन समाप्त करने को उत्प्रेरित करना आईपीसी के सेक्शन 124 क के अधीन क्या है? राजद्रोह से दंडनीय अपराध है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्या क्वेश्चन नंबर 82 में नीतीश ने अपने एक प्रकाशित लेख में बिहार सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया। उसे निम्न अपराधों के लिए दंडित किया जाता है, अर्थात उसे कौन से अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है? ओके, ऑप्शन नंबर ए, युद्ध फैलाने के लिए। ऑप्शन बी, दुष्प्रेरण के लिए। ऑप्शन सी, राजद्रोह के लिए। तथा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको बिहार पीसीएस 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, नीतीश ने जो एक लेख प्रकाशित किया था तथा उस लेख में बिहार सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि फैलाया था, तो इसमें क्या होगा? वह राजद्रोह के अपराध से दंडनीय होगा। किस लिए दंडनीय होगा? इसलिए मैं इसको व्याख्या से स्पष्ट करता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 को राजद्रोह को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा और प्रदीप्त करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माना से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ यह स्पष्टी करनी है कि अप्रतीत पद के अंतर्गत अभिव्यक्त या शत्रुता की समस्त भावना आती है। अतः स्पष्ट है कि उपरोक्त दृष्टांत में इस धारा के अंतर्गत नीतीश द्वारा किए गए कार्य राजद्रोह के अपराध के अधीन आता है तथा नीतीश इसी अपराध के तहत दंडनीय पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 82 कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। क्या क्वेश्चन नंबर 83 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए किसके लिए सजा निर्धारित करता है? अर्थात आईपीसी सेक्शन 124 ए है जो वह किसके लिए सजा का निर्धारित करता है, यही पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए, राजद्रोह। ऑप्शन बी, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए। ऑप्शन सी, विद्रोह उकसाने के लिए। ऑप्शन डी, कैदी को भगाने में सहायता करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं 124 ए क्या है? तो 124 है राजद्रोह के लिए सजा निर्धारित करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 पूछा जा चुका है आपको। छत्तीसगढ़ पीसीएसजे 2015 तथा राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत राजद्रोह को परिभाषा किया गया? अर्थात आईपीसी कौन सेक्शन में राजद्रोह की परिभाषा बताया गया है? अभी बताया गया था, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन ए धारा 121, ऑप्शन बी धारा 121 ए, ऑप्शन सी धारा 124, ऑप्शन डी धारा 124 ए। ओके, तो मैं आपको बता दूं राजद्रोह की परिभाषा किस में दिया गया है। तो राजद्रोह की परिभाषा आपको भारतीय दंड संहिता की धारा ऑप्शन डी अर्थात 124 ए के तहत क्या बताया गया? राजद्रोह बताया गया तथा राजद्रोह के लिए निर्धारित दंड भी इसी में बताया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्या 85 में जब दो या अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने पर सहमति होता है, ऐसे सहमति कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, राजद्रोह। ऑप्शन बी, आपराधिक षड्यंत्र। ऑप्शन सी, डकैती। ऑप्शन डी, विधि विरुद्ध जमाव। तो क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 85 के अंतर्गत कौन सा उत्तर सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात आपराधिक षड्यंत्र होगा। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है परंतु क्या अवैध साधनों द्वारा करने पर सहमत होता है, ऐसी सहमति कहलाती है आपराधिक षड्यंत्र। तो क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्या 86 में निम्नलिखित में से कौन सा बात फेडरल कोर्ट द्वारा
धारा 124 का भारतीय दंड संहिता पर निर्णित हुआ, अर्थात कौन से फेडरल न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था, उस निर्णय के बाद आईपीसी की धारा 124 ये स्थापित किया गया था। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं कि कौन सा वाद फेडरल न्यायालय का था जिसमें आईपीसी की धारा 124 का भारतीय दंड संहिता में निर्णित हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ बनाम राज, ऑप्शन बी हो गया आपको निहारानुदत्त बनाम इम्परर, ऑप्शन सी क्वीन इम्प्रेस बनाम बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इम्परर बनाम सजादेव राय नारायण। ओके, मैं आपको बता दूं कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात निहारानुदत्त बनाम इम्परर के मामले में क्या बताया गया था, निहारानुदत्त बनाम इम्परर के बाद फेडरल न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124 क पर निर्णित हुआ था। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, उत्तराखंड पीसीएसजे 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। निहारानुदत्त बनाम इम्परर के बाद फेडरल न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क पर निर्णित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 87 राजद्रोह का सार है, अर्थात राजद्रोह का क्या सार है। ऑप्शन नंबर ए आशय, ऑप्शन बी अभियुक्त के फायदा या लाभ, ऑप्शन सी परिणाम, ऑप्शन डी आशय और परिणाम दोनों। क्वेश्चन आपको बता दो पूछा जा चुका है, राजस्थान में 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सर राजद्रोह का सार है क्या है, आशय है। कैसे आशय है, तो मैं चलिए उसको व्याख्या से स्पष्ट करता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क के अनुसार राजद्रोह का आशय उसका सार है। ओके, चलिए उसका राजद्रोह का सार क्या है, उसका आशय उसका सार है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, 88 में केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है, अर्थात केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के अंतर्गत कौन कौन सा अपराध आता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर धारा 135, ऑप्शन बी धारा 136, ऑप्शन सी धारा 137 तथा ऑप्शन डी धारा 138। ये क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूँ केवल जुर्माना से दंडनीय अपराध है, केवल और केवल जुर्माना से दंडनीय अपराध कौन सा अपराध है। ओके, केवल और केवल जुर्माना से दंडनीय अपराध है आपको आईपीसी की सेक्शन धारा 137 के तहत वाणिज्यिक जलयान के किसी वाणिज्यिक जलयान के जिस पर भारत सरकार के सेना नौसेना या वायुसेना का कोई अभितेजक छुपा हुआ हो के मास्टर या भार साधक व्यक्ति को ऐसी सख्ती से दंडित करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, केवल और केवल जुर्माना से दंडनीय है। ओके, केवल अर्थात केवल आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, जबकि अन्य सभी में क्या लगाया जाता है, आर्थिक के साथ साथ शारीरिक दंड भी दिया जाता है। तो आईपीसी के सेक्शन 137 के अंतर्गत क्या होता है, केवल जुर्माना से दंडनीय अपराध है। क्वेश्चन नंबर 88 आपको पूछा जा चुका है, राजस्थान एपीओ 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ, बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 137 ऐसे वाणिज्यिक जलयान के जिस पर भारत सरकार की सेना नौसेना या वायुसेना का कोई अभितेजक छुपा हुआ हो के मास्टर या भारसाधक व्यक्ति को ऐसे सख्ती से दंडित करती है, यद्यपि उसे उनके छुपे होने का ज्ञान न हो, जो 500 रुपये से अधिक नहीं होगा। धारा 135, 136 तथा 137 कारावास तथा जुर्माना या दोनों से दंडनीय का प्रावधान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 89 पूछा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन ये है कि आईपीसी के कौन से सेक्शन में विधि विरुद्ध जमाव को बताया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 141, ऑप्शन बी धारा 142, ऑप्शन सी धारा 140 तथा ऑप्शन डी धारा 143। क्वेश्चन ये है कि विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है, तो कौन सी धारा में परिभाषित किया गया आपको पता होना चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव को आपको परिभाषित किया गया है आईपीसी सेक्शन 141 में बताया गया। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड प्री सिविल जज में 2011 तथा 2013 में क्रमशः पूछा जा चुका है। ओके, साथ ही साथ यह एमपीएपीओ में भी 2002 में पूछा जाता है। जिसका व्याख्या देख लेते हैं। विधि विरुद्ध जमाव को आईपीसी की धारा 141 में परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 140 में सैन्य पोशाक या टोकन धारण करना को बताया गया है तथा धारा 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना तथा धारा 143 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दंड का उपबंधित किया गया है। ओके, आपको बता दूं आपको आईपीसी की धारा 140 को रंगा सीआर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, रंगा सीआर के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए आईपीसी में कौन सा सेक्शन जो रंगा सीआर है, आईपीसी सेक्शन 140। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
90। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 90 में भारतीय दंड संहिता के कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराध के संबंध में प्रावधान करती है? ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 171A से 171L तक। ओके, ऑप्शन बी धारा 124 से 129, ऑप्शन सी धारा 131 से 140 तथा ऑप्शन डी धारा 165 से 171। क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCSG 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको बता दूं, थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो IPC के सेक्शन 134 से लेकर के 140 के बीच इसका प्रावधान किया गया है। ओके, चलिए मैं आपको इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 131 से 140 अर्थात अध्याय 7 क्या है, थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित है, जबकि धारा 171A से 171I अध्याय 9 को निर्वाचन संबंधी अपराधों से। वही धारा 124 से 129 क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध से, तथा धारा 165 से 171 क्या है, लोक सेवक या उनसे संबंधित अपराधों से संबंधित प्रावधान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है, 91 में क्या पूछ रहा है, एक पत्नी अपनी अभित्यजक पति को संश्रय देता है, वह कारावास से दंडित की जाएगी। ओके, वह किस कारावास से दंडित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1 वर्ष, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी कोई सजा नहीं। क्वेश्चन आपको राजस्थान APO 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको बता दूं, एक पत्नी अपने अभित्यजक पति को संश्रय देता है, वह कारावास से दंडित होगा। तो कौन से कारावास से? तो कोई भी कारावास से यह दंडित नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 91 का पूछा जा चुका था आपको राजस्थान APO 2015 के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, 92 में क्या पूछ रहा है, एक सैनिक ने सेना से अभित्यजन किया, उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसे संश्रय दिया, वह किस अपराध का दोषी है? ओके, ऑप्शन नंबर ए आपराधिक षड्यंत्र, ऑप्शन बी अभित्यजन का दुष्प्रेरण, ऑप्शन सी अभित्यजकों को संश्रय देना तथा ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान APO 2015 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या होगा, या कोई भी अपराध का दोषी नहीं होगा। कैसे दोषी नहीं होगा? चलिए मैं इसको व्याख्या के माध्यम से आपको स्पष्ट कर देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 136 भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक जिसने अभित्यजन किया हो को संश्रय देना अपराध घोषित करता है तथा 2 वर्ष के कारावास, जुर्माना या दोनों के दंड का प्रावधान करती है। इस धारा के साथ जुड़े अपवाद के अनुसार इस धारा का विस्तार उस मामले में नहीं है जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को संश्रय दिया जाता है, अर्थात ये अपवाद के अंतर्गत क्या होगा, कोई अपराध नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम व्यक्ति आवश्यक है, अर्थात विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक है? ओके, चलिए देख लेते कितने व्यक्ति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 तथा ऑप्शन डी 6। ये क्वेश्चन आपको उत्तराखंड PCSG 2005 तथा MP सिविल जज 2002 तथा MP सिविल जज 2005 या 2006 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए? तो विधि विरुद्ध जमाव को के लिए कम से कम आपको 5 सदस्य चाहिए ही चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो मैं आपको बता दूं, विधि विरुद्ध जमाव को कहाँ बताया गया है? तो विधि विरुद्ध जमाव को आपको IPC की धारा 141 में बताया गया है। तथा मैं आपको बता दूं, दंगा कहाँ बताया गया है? दंगा बताया गया आपको IPC सेक्शन 159 में। उसमें कितना सदस्य चाहिए होता है? तो उसमें 2 सदस्य चाहिए होता है कम से कम। तथा बलवा में कितना सदस्य चाहिए होता है? बलवा में 5 सदस्य चाहिए होता है, जिसे IPC सेक्शन 146 में बताया गया। तथा डकैती में भी कितना सदस्य चाहिए होता है? तो आपको याद होना चाहिए, डकैती में भी 5 सदस्यों की आवश्यकता होता है। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या देख लेता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित विधि विरुद्ध जमाव के लोक प्रशांति के अपराध के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना क्या है? आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? अर्थात विधि विरुद्ध जमाव के लिए वैसे ही क्वेश्चन पर दूसरे तरीके से पूछ रहा है। विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों को मिनिमम नंबर पूछा है, मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए? ओके, ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 तथा ऑप्शन डी 9। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान APO 2015 तथा बिहार PCS 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने चाहिए? कम से कम 5 चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम चाहिए 5 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए 5 या अधिक व्यक्ति, ऑप्शन बी सामान्य उद्देश्य, ऑप्शन सी सामान्य आशय, ऑप्शन डी विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध। यह क्वेश्चन आपको यूपीएपीओ 2005 या 2007 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं निम्नलिखित में से कौन सा विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है? तो विधि विरुद्ध जमाव का आवश्यक तत्व नहीं है सामान्य आशय, जबकि उसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व है? 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, सामान्य उद्देश्य होना चाहिए तथा विधि अथवा विधि प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 आपको पूछा जा चुका है, यूपीएपीओ 2005 तथा 2007 में क्रमशः पूछा जा चुका है। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे जमाव गठित होता है सामान्य उद्देश्य विधि अथवा विधिक प्रक्रिया के निष्पादन का प्रतिरोध करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या 96 में है, जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह भारतीय विधान के निम्न धारा में दंडित होगा। अर्थात वह जो विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वो आईपीसी के कौन से सेक्शन के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 142 के अंतर्गत दंडित होगा, ऑप्शन बी धारा 143 होगा, ऑप्शन सी धारा 144 तथा ऑप्शन डी धारा 147। मैं आपको बता दूं कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा यदि वह भारतीय दंड संहिता के धारा 143 के अंदर क्या होगा, वह दंडित होगा यदि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होता है तो। ओके, यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है उत्तराखंड पीसीएसजे 2008 तथा एमपीएपीओ 1993 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं अन्य सभी धाराएं में क्या बातें बताई गई हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 141 में क्या बताया गया है, 141 में विधि विरुद्ध जमाव बताया गया है तथा 42 में बताया गया 142 में विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना एंड 43 में उसके लिए दंड बताया गया है। वही 44 में बताया गया है घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना एंड 47 में बताया गया है बलवा करने के लिए दंड। जबकि बलवा कौन से धारा में बताया गया है, बलवा बताया गया आपको 146 में बलवा करना तथा बलवा के लिए दंड बताया गया 147 में। बलवा करने के लिए दंड आपको दिया जाता है 2 वर्ष तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों दिया जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कंप्लीट हो गया। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 के अनुसार जो कोई विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति के कराव से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से क्या दंडित किया जा सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है 97 में, निम्नलिखित में से कौन सा इंचुएट अर्थात अपूर्ण अपराध है? इंचुएट ऑफेंस को क्या बोलते हैं, अपूर्ण अपराध बोला जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए लोक उत्पात, ऑप्शन बी आपराधिक प्रयत्न, ऑप्शन सी विधि विरुद्ध जमाव तथा ऑप्शन डी बलवा। ओके, यह क्वेश्चन आपको झारखंड पीसीएसजे 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बतला दूँ अपूर्ण अपराध अर्थात इंचुएट ऑफेंस क्या उसके अंतर्गत क्या आ जाता है। ओके, तो इसके अंतर्गत आपको आ जाता है आपराधिक प्रयत्न आ जाता है। जबकि लोक उत्पात जो अपूर्ण अपराध होता है अर्थात जो अपराध पूर्ण होने से पहले की स्थिति में हो उसे अपूर्ण अपराध कहते हैं। अपूर्ण अपराध को ही इंचुएट ऑफेंस कहा जाता है। ओके, तो अपूर्ण अपराध क्या हो गया, तो अपूर्ण अपराध आपराधिक प्रयत्न है, यह केवल प्रयत्न ही है। यह कार्य हो जाता तो यह अपूर्ण अपराध नहीं रहता। प्रयत्न होने के कारण क्या है, यह अपूर्ण अपराध अर्थात इंचुएट ऑफेंस है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। आपराधिक प्रयत्न षड्यंत्र तथा दुष्प्रेरण क्या है, अपूर्ण अपराध है। ओके, आपराधिक प्रयत्न एंड षड्यंत्र एंड क्या है दुष्प्रेरण, ये क्या है आपको अपूर्ण अपराध अर्थात इंचुएट ऑफेंस है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 इसमें क्या बताया गया, 5 या उससे अधिक सदस्यों का जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करेगा। हिंसा का प्रयोग क्या गठित करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए बलवा, ऑप्शन बी हमला, सॉरी ऑप्शन ए हो गया दंगा एंड ऑप्शन बी हमला, ऑप्शन सी बलवा तथा ऑप्शन डी विधि विरुद्ध जमाव। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको यूपी सिविल जज 2003 तथा 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं 5 या 5 से अधिक सदस्यों का जमाव द्वारा उस जमाव के समान उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग क्या गठित करता है, तो वह बलवा गठित करता है। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके,
चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार 5 या इससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्यों को अग्रसर करने में किया गया बल प्रयोग या हिंसा बलवा का अपराध गठित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है 99 में, बलवा का कार्य तब नहीं किया जाएगा जब, ओके, बलवा का कार्य तब नहीं किया जाएगा जब, ऑप्शन ए 50 व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने आए थे, अचानक वो चिल्लाना शुरू करते हैं, ऑप्शन बी 15 व्यक्ति आक्रमण करते हैं, ऑप्शन सी 10 विद्यार्थियों के समूह दूसरे 10 विद्यार्थियों के समूह के साथ जबरदस्ती एक गाय को कोतवाली से छुड़ा लाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपको MPAPO 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, बलवा का कार्य तब नहीं होगा जब क्या होगा, 50 या अधिक व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने आए थे, अचानक वे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में बलवा का अपराध कार्य नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कैसे नहीं होगा, चलिए मैं इसको व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। यह क्वेश्चन आपको MPAPO 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, भारतीय दंड संहिता की धारा 146 के अनुसार जब कभी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में बल या हिंसा का, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने के अपराध का दोषी होगा। अतः जब 50 व्यक्ति किसी शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने आए थे तो अचानक कोई चिल्लाना शुरू कर दिए तो बलवा का अपराध नहीं होगा। ओके, बलवा का अपराध नहीं होगा क्योंकि वह शांतिपूर्ण थे। ओके, उसका पहले से कोई उद्देश्य नहीं था, सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में वह चिल्लाना शुरू नहीं किए थे, वो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। इसमें क्या बताया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि विरुद्ध जमाव जब हिंसक हो जाता है, ओके, अर्थात अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए विधि विरुद्ध जमाव जब हिंसक हो जाता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बलवे में, ऑप्शन बी दंगे में, ऑप्शन सी विद्रोह में, ऑप्शन डी रिष्टि में। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान APO 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि विरुद्ध जमाव जब हिंसक हो जाता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है, तो परिवर्तित हो जाता है बलवे में। मैं आपको बता दूं, यदि कोई सम्मेलन हो रहा है, ठीक, उस सम्मेलन के या फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई सभा कर रहा है, उसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यदि वह हिंसक हो जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में वह बलवे का दोषी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 100 कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।